जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम लेकर आ चुके हैं आपके सामने बेहतरीन धमाकेदार प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का। आज के प्रैक्टिस सेट की खास बात ये है कि आज के जितने भी क्वेश्चन हैं, एक बार नहीं, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो एक बार नहीं कई बार रिपीट अक्सर पूछे ही जाते हैं। ऐसे प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उपस्थित हूँ, एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट। और आज बहुत ही खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज के प्रश्न सच में, मैं सच बता रहा हूँ, आज के प्रश्न एकदम लाजवाब प्रश्न हैं। आपको खुद मजा आएगा देख के। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी। अब यही प्रश्न देख लीजिए आप। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और कई तरीकों से पूछा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है व्यापार के लिए आने वाली दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे पूछ लेंगे कंपनी, विदेशी कंपनी, या ऐसे पूछ लेंगे कौन सी कंपनी किस सन में आई, या ये भी पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी ने सबसे पहले अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया। तो आज एक ही प्रश्न में सारे डाउट क्लियर करेंगे। देखिए, पूछा है भारत व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी, दूसरी कंपनी बतानी है। तो देखो, हम क्रम पूरा बता देते हैं। सबसे पहले व्यापार के लिए कौन आए थे? पुर्तगाली। इसके बाद आए थे डच, ठीक है। इसके बाद आए थे अंग्रेज। और इसके बाद आए थे डेनिश। और डेनिश के बाद कौन आया था? फ्रांसीसी। ये क्रम याद रखना, क्रम से पूछेगा तो इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्रम याद रखना। और फिर या तो फिर सन पूछेगा तो सन याद रखो। ये आए थे 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। डच कब आए थे? डच आए थे 1595 में। अंग्रेज ये आए थे 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में। डेनिश ये आए थे 1616 ईस्वी में, ठीक है। फ्रांसीसी कब आए थे भारत? 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में। ये हो गया इन चारों का क्रम, पांचों का, ठीक है। मतलब सन, ठीक है। सन से अगर पूछा जाएगा तो यही पूछ सकते हैं, फ्रांसीसी भारत में कब आए, अंग्रेज कब आए, पुर्तगाली कब आए। खास तौर से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पूछते हैं पुर्तगालियों ने पहली अपनी व्यापारिक कोठी या व्यापारिक कंपनी कहाँ स्थापित की थी। तो पुर्तगाली की अगर पूछी जाए तो पुर्तगाली ने सबसे पहली कोठी स्थापित की थी कोच्चि में, कोच्चि, ठीक है। और डच ने कहाँ की थी? इन्होंने की थी मसूलीपट्टनम, याद रखना। अंग्रेजों का बहुत पूछा जाता है। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? सूरत में। सूरत गुजरात, ठीक है। कहाँ? सूरत। और फ्रांसीसी का भी पूछा जाता है। फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? इनकी भी सूरत में ही थी। जो पूछा जा रहा है और जो जरूरी है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सब नोट कर लेना एकदम। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश या रिट कह लो, इसको क्या कह सकते हैं? रिट। कितने प्रकार की रिटें प्रस्तुत करते हैं, कितने प्रकार की रिटों के बारे में उल्लेख है भारतीय न्यायालय में? 5 तरह की। ये 5 तरह की रिटों का उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। कौन कौन सी हैं? पहली देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखना। दूसरी है परमादेश। दूसरी कौन सी है? परमादेश। और तीसरी है उत्प्रेषण। और चौथी है उत्प्रेषण और प्रतिषेध। पांचवी बहुत महत्वपूर्ण, यहां लिखे दे रहा हूं। पांचवी है अधिकार
अधिकार परीक्षा, ये 5 तरह की रिटें जारी की जाती हैं। ठीक है, ध्यान देना। इसको संविधान की आत्मा किसने कहा? अनुच्छेद 32 को। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, आत्मा किसने बोला? अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली की जामा मस्जिद से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज आप एकदम कंफर्म हो जाएगा आपका। एक पूछा जाता है दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? याद रखना, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई किसने? शाहजहां ने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मस्जिद से और कि लाल किले में जो मोती मस्जिद है, लाल किले में मोती मस्जिद दिल्ली में, दिल्ली के लाल किले की, लाल किले की, लाल किले की मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, इसका निर्माण किसने कराया? तो ध्यान रखना, दिल्ली के लाल किले की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। ये 2 क्वेश्चन मस्जिद से पूछे जाते हैं, ये याद रखना, बस इससे बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम से। करंट का क्वेश्चन है, मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटर सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? प्रोजेक्ट कांटूर, प्रोजेक्ट कांटूर का विकास किस संस्थान ने किया? आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी रुड़की ने। तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाला मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है और ये मोबाइल से वायु प्रदूषण की निगरानी करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और इस टाइम आईआईटी मद्रास बहुत ही मतलब ये मान लो उसके बहुत चर्चा में है, अक्सर उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो याद ही रखना है तुम्हें। आईआईटी मद्रास वाला जाइलम, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायक है? ध्यान रखना, जैसे ये वृक्ष है, ठीक है, तो जाइलम होता क्या है? जाइलम होता है कि जड़ों से लेके पत्तियों तक एक पतली नलिकाओं की एक संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जाइलम। ठीक है, ये जाइलम जो है, जो पतली नलिकाओं की संरचना होती है और इसका काम होता है जड़ों से जल और लवण को, जल और लवणों को पत्तियों तक और बाकी पौधों के भागों में पहुंचाना। तो इसका काम क्या होता है? भोजन, पानी, पोषक तत्व, या देखो इसमें जल भी आ जाएगा और प्लस खनिज लवण, खनिज लवण, पानी और खनिज लवणों को ये जड़ों से लेके शरीर पौधे के पूरे भागों तक पहुंचाती है। एक इसी की तरह होता है फिलोएम। क्या होता है? फिलोएम, जो पत्तियों से लेके जड़ों तक होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिलोएम। इसका काम होता है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन, पत्तियों के द्वारा बनाया गया भोजन को जड़ों तक और पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। इसका काम क्या है? ये भोजन को पहुंचाती है, भोजन का संचरण करना पूरे पौधे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोडीजल इनमें से किससे प्राप्त होता है? बायोडीजल जेट्रोफा, गन्ना, धान या ये सभी? तो बायोडीजल सुना होगा तुमने, जेट्रोफा से प्राप्त होता है। किससे? जेट्रोफा। और इसको हम लोग स्थानीय भाषा में अपने यहाँ भारत में इसको क्या कहा जाता है? रतन जोत, रतन जोत, इसको क्या कहा जाता है? रतन जोत। रतन जोत के बीज से, रतन जोत के बीज से हमें बायोडीजल प्राप्त होता है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था? हर्षवर्धन के काल में पूछा है। यात्रियों के जितने भी क्वेश्चन हैं एक क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि वेनसांग किसके काल में आया, फायान किसके काल में आया, अलबरूनी किसके काल में आया, तो यहाँ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हर्षवर्धन आया था, हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, वेनसांग। फायान किसके काल में आया था, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था, ठीक है। और अलबरूनी की पूछी जाए, अलबरूनी ये आया था महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ये दोनों चीनी यात्री थे। कहाँ से आए थे, चीनी यात्री, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है कि फायान वेनसांग कौन से देश से आए थे, ये चीनी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटाई नामक बीमारी कौन सी धातु के लिए उत्तरदायी है। इटाई बीमारी किस धातु से होती है, ये बताना है। तो इटाई किससे होती है, कैडमियम, निकेल, क्रोमियम, पारा। तो इटाई बीमारी होती है कैडमियम से। इटाई बीमारी होती क्या है और क्यों होती है, जल में कैडमियम की मात्रा से इटाई रोग होता है और इसमें अस्थियों और जोड़ों में दर्द होता है, ध्यान रखना। इटाई कैडमियम। एक और पूछा जाता है पारा, जल में पारे की उपस्थिति से कौन सा रोग होता है, इसमें होता है मीना माटा रोग किससे, पारे की उपस्थिति से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को, ध्यान देना, विश्व का फलोद्यान, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड को, दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज क्षेत्र को, या भारत की कश्मीर घाटी को। तो विश्व का फलोद्यान कहते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, ध्यान रखना। इस क्षेत्र में रसीले फल उगाए जाते हैं, खासतौर से जैसे नींबू है, संतरा, मौसमी, इन फलों की खेती होती है। ये विश्व का फलोद्यान कहते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। और एक क्वेश्चन बनता है भारत का फलोद्यान, और ऑप्शन में होता है कश्मीर घाटी, और अक्सर लड़के कश्मीर घाटी लगा देते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। और भारत का फलोद्यान पूछे तो हमेशा ध्यान रखना सिक्किम। क्या है भारत का फलोद्यान, सिक्किम, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। आगे चलते हैं, फिर से करंट से क्वेश्चन है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला, मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को, तमिलनाडु को, या उत्तर प्रदेश को। तो ध्यान रखना, ये अभी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार बांटे गए हैं। ये अपने उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा दिल्ली में, कहाँ, दिल्ली में, ये पूछा जाता है दिल्ली में किस जगह है, विज्ञान भवन में अभी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण हुआ, और इसमें पहला स्थान किसको मिला, मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। अशोक किस वंश का था बताइए, हर्यक वंश का, मौर्य वंश का, या गुप्त वंश का, या शिशुनाग वंश का। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का था, मौर्य वंश का। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम, पुत्र का नाम बिंदुसार, ध्यान देना, बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक, ठीक है। यानी कि अशोक के बब्बा थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से। आगे देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य
देखिए, भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य, इस क्वेश्चन से आपको 4 फैक्ट बताऊंगा और जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे साक्षर राज्य सबको पता है केरल, आसान प्रश्न है केरल। इसकी साक्षरता दर पूछी जाती है जो कि अधिकतर लोगों को नहीं पता। इसकी साक्षरता दर कितनी है? 94%। और अब ये नहीं पूछेगा तुमसे कि सबसे साक्षर राज्य कौन है, सबसे निरक्षर राज्य कौन है, ये नहीं पूछेगा। अब तुमसे पूछेगा यहाँ केरल की साक्षरता दर कितनी है, और अगर यही ऑप्शन पॉइंटों में बना दे या एकदम क्लोज कर दे 94, 95, 96, 93, तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान देना इसको, ये है 94% केरल की साक्षरता दर। अब बात कर लेते हैं सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार की साक्षरता कितनी है? 61.80% बिहार की। और फिर अपना यूपी का भी याद करना बहुत ज़रूरी है, यूपी का भी पूछ लिया जाता है। ये है यूपी की साक्षरता दर। और भारत की साक्षरता दर वो भी इसी के साथ रिवाइज कर लो। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.70, 74.10 ऐसे, ठीक है। ये है यूपी की, सॉरी 74.71, ठीक, भारत की। अगला क्वेश्चन, भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? भारी जल की बात करें, भारी जल क्या है? बर्फ, ट्यूटेरियम ऑक्साइड, आसुत जल या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारी जल किसको कहते हैं? ट्यूटेनियम ऑक्साइड को, ड्यूटोनियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O, D2O। ये भारी जल होता है। इसका प्रयोग पता है कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में। इसका भारी जल का प्रयोग कहाँ करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में, ये ध्यान रखना। अक्सर पूछा जाता है भारी जल का प्रयोग कहाँ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र या यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। मगध की बारे में बात करें तो मगध कहाँ था वर्तमान समय में? ये कहाँ था और गंगा नदी के किस तरफ था, ये बताना है हमें। तो मगध की पूछा जाए संस्थापक कौन थे? मगध का वास्तविक संस्थापक, ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार। ध्यान देना, यहाँ बिंबिसार की बात कर रहे हैं और पहले हमने किसकी की थी? बिंदुसार की। ये हर्यक वंश का शासक था, ये हर्यक वंश का शासक था। इसी को मगध का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह मगध की राजधानी थी, ठीक है। और ये वर्तमान में कहाँ है? बिहार के कहाँ? बिहार का पटना और गया क्षेत्र, पटना और गया क्षेत्र में, ठीक है। और ये गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र पे था, गंगा नदी का दक्षिण का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करें, ऊपरी गंगा, शारदा नहर, घाघरा नहर या यमुना नहर? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। और इसकी लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि शारदा नहर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है नेपाल की नेपाल सीमा से एक नदी है शारदा नदी,
नेपाल सीमा से शारदा नदी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में ये 350 किलोमीटर लंबी है। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य कला से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो एग्जाम में। क्या पूछा गया था अभी बता रहे, ध्यान देना। वीडियो एग्जाम अभी हुआ है, उसमें पूछा गया था मृणालिनी साराभाई, विक्रम साराभाई की पत्नी है ये। पूछा था कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये किससे हैं? भरतनाट्यम से। ये भी है यामिनी कृष्ण मूर्ति और ये भी हैं दोनों लोग। और एक और पूछा जाता है इससे अक्सर, उनका नाम भी याद रखना, बैजंती माला। बैजंती माला ये नाम है। ये भी भरतनाट्यम की नृत्यक हैं, समझ रहे हो, बहुत फेमस है नृत्यांगना ये, ठीक है, ध्यान रखना। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी पूछा जाता है। तो ये किसका है? तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? कथक यूपी का अपना, ठीक है। और उड़ीसी उड़ीसा का है शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन, बीएसएफ के महानिर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया। बीएसएफ अभी इनके महानिर्देशक बने हैं। बीएसएफ की बात करी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम में। तो बीएसएफ का मुख्यालय है दिल्ली में, दिल्ली, ठीक है। और अभी इसके महानिर्देशक कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल, अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन या रविंद्रनाथ टैगोर? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्हें ये मिला था 1913 में। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल मिला था, साहित्य का नोबेल, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम, सिद्धार्थ, शाक्यमुनि या बुद्धा? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बारे में देखो, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, ये तो पता होगा, लेकिन इनके बारे में जो हम फैक्ट बताएंगे वो याद रखना। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अब ध्यान देना, ईसा पूर्व, ठीक है। और इनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कब हुई थी? महापरिनिर्वाण कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। अब यहाँ लड़के कंफ्यूज होते हैं, जन्म और मृत्यु। ये 563 ईसा पूर्व है और ये 483 ईसा पूर्व। पता है बहुत से लोगों को ये पता होता है, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता होता है, तो इनके लिए बताना बहुत ज़रूरी है। ईसा पूर्व का मतलब क्या है? आज जैसे सन 2023 चल रहा है, आज से 100 साल पहले मान के चलो 1923 में किसी का जन्म हुआ था और वो आज से 10 साल पहले उसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि कब? 2013 में। तो हम क्या कहेंगे? मृत्यु कब हुई थी? जन्म कब हुआ था? 100 ईस्वी पूर्व। और मृत्यु कब हुई? 10 ईस्वी पूर्व। ऐसे ही जब ईस्वी नहीं बनी थी, यानी कि जब ईस्वी की शुरुआत हुई थी ईसा मसीह के जन्म से, जैसे सन 2022-23 चल रहा है, तो ऐसे कभी सन 2000 मतलब सन 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले भी तो समय गिना गया होगा, काउंट किया गया होगा। तो सन जब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय जो था उसको हम ईस्वी पूर्व से बात करते हैं। जैसे ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 500 ईस्वी, 600 ईस्वी, 700 ईस्वी, जो भी घटना घटी वो, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 563 ईसा पूर्व
बुद्ध का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, अब ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक, सह्याद्री, हिमाद्री या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत में तो आपने देखा हो भारत का मैप ऐसे है। दक्षिण भारत में ये गुजरात से शुरू होता है और तमिलनाडु तक फैला है ये पश्चिमी घाट। ठीक है, ये है, यानी कि ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में, इतने राज्यों में फैला है। इसमें 3 दर्रे पाए जाते हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं। पहला कौन सा है? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, बहुत पूछे जाते हैं ये दर्रे। ठीक है, और इसकी लंबाई ये है। ठीक है, और इसका अन्य नाम है सह्याद्री। क्या नाम है? सह्याद्री। शिवालिक तो ये हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से स्कर्वी, तपेदिक, सूखा या घेंगा? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। ठीक है, याद रखना। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से। तपेदिक ये तो टीबी है। ठीक है, सूखा रोग ये भी पूछा जाता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से या कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से। ठीक है, घेंगा रोग में होता क्या है? बात करें घेंगा रोग की, तो घेंगा रोग में जो अपनी गले में एक ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि, उसमें व्यापक रूप से मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी वृद्धि हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उसी को घेंगा रोग कहते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखो, बात करें विश्व मानवाधिकार दिवस की, तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। ठीक है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है, पता है सबको। और इस दिन कौन से दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन, सेलिब्रेट कर। ठीक है, 1 नवंबर, ये पता है? किसको पता है बताओ? इस दिन कौन सा मनाया जाता है? 1 नवंबर को इस दिन मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। शाकाहारी दिवस, ये पता है? क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2016, यूपीएसआई 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। 1 नवंबर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH47, NH11 या NH28? बताओ, सबसे लंबा कौन सा है? NH44। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये श्रीनगर से, श्रीनगर कहाँ? जम्मू कश्मीर। कहाँ तक? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। यानी कि कश्मीर से तमिलनाडु तक। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रजभूमि, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या रोहिलखंड? ध्यान रखना, चरकुला नृत्य है जो लोक नृत्य है, ये ब्रजभूमि से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से। और इसमें क्या करते हैं? इसमें रथ के पहिए पे बहुत सारे घड़े रखकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये यूपी के क्षेत्र विशेष से संबंधित है। पूछा जाता है एक चीज और, बुंदेलखंड का मतलब फेमस नृत्य, लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य फेमस है? तो ध्यान रखना, राई, राई नृत्य बुंदेलखंड का बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। पूर्वांचल के पूछे तो क्या कहेंगे? पूर्वांचल में कौन सा नृत्य फेमस है? धोबिया।
कौन सा? धोबिया। यूपी की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से आपके पुलिस एग्जाम के लिए तो बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखना। विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया? 12 जून, 13 जून, 14 जून या 21 जून? तो ये मनाया गया है कब? 14 जून। इसकी थीम बहुत महत्वपूर्ण है, थीम जरूर याद रखना। थीम क्या है? रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो, साझा करो। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी है। पिछली बार पूछा गया था रक्तदान दिवस की थीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी, मतलब अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? राज्यसभा की बात करें तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं उसमें 250। ठीक है, और लोकसभा में, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम की बात करें तो 550, ध्यान रखना। ठीक है, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 में। अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। उस समय अपने प्रधानमंत्री थे उस समय लाल बहादुर शास्त्री। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। इन दोनों के बीच में ये हुआ था ताशकंद उज्बेकिस्तान, यानी ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। और ये उज्बेकिस्तान उस समय सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। वहाँ पे ये समझौता हुआ था और यहीं पे ताशकंद में अपने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की वो मृत्यु हो गई थी रहस्यमय तरीकों से। आज तक उसका पता नहीं चला कि कैसे मृत्यु हुई, क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जहर देके उनकी मृत्यु हुई थी। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? गति की, समय की, दूरी की, समय की, तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, याद रखना। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। कहीं कहीं तो मैं ये भी मिल जाएगा देखने को, 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। एक ही बात है, यहाँ मीटर में दिया है, यहाँ किलोमीटर में दिया है, एक ही चीज है वो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कहाँ पे? हेग कहाँ है ये? नीदरलैंड में। ठीक है, और इस न्यायालय में प्रथम भारतीय कौन थे न्यायाधीश बनने वाले? ये थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, और ये बने थे 1973 में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला या ये सभी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1956 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इस योजना में उद्योग पे बल दिया गया था। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये तीनों कारखाने संयंत्र हैं, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इनकी स्थापना हुई।
एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दुर्गापुर, ध्यान रखना जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। दुर्गापुर ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर जो अपना संयंत्र है, इस्पात संयंत्र, ये पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। और ये किसकी सहायता से? ब्रिटेन की। ये बहुत पूछा जाता है, ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था, मतलब इस संयंत्र को खोलने के लिए ब्रिटेन ने सहायता की थी। ये दुर्गापुर में है। भिलाई, भिलाई कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और ये किसकी सहायता से खुला बताओ? भिलाई खुला था ये रूस की सहायता से। इसको खोलने में रूस ने हमारी मदद की थी, संयंत्र को स्थापित करने में। राउरकेला ये कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा। और ये संयंत्र खोलने के लिए किसने सहायता की थी? जर्मनी ने, जर्मनी। उस टाइम अपने यहाँ इतना विकास नहीं हुआ था, तो दूसरे देशों की मदद से, देख रहे हो, हम लोगों ने संयंत्र खोले थे। और आज के टाइम पे भारत पता नहीं कितने सारे देशों में बांध, डैम, संयंत्र और जैसे समुद्र से पेट्रोल डीजल निकालना, ये कई देशों में कर रहा है उनके लिए। ठीक है, सब समय का खेल है भाई। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी समुद्र तट यानी कि जो पश्चिमी घाट जो अभी हमने बताया था ना साउथ में, ये जैसे दक्षिण भारत का हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण भारत का हिस्सा है। तो ये जो तट है ये पश्चिमी तट है, यहीं पश्चिमी घाट पर्वत है। तो बताना है कि इस पे वर्षा किस मानसून से होती है। तो इससे वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। सिर्फ पश्चिमी तट ही नहीं, भारत का 75% भाग, या कह लो कि भारत की 75% वर्षा यही दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का विस्तृत रूप बताना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताना है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये महत्वपूर्ण है, सन 1982 में। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और इसका विस्तृत रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक। ये किसानों को ऋण देने का कार्य करती है, जैसे किसानों के लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनके लिए ऋण देने का काम है इसका। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। बर्न, बर्न कहाँ की राजधानी है? ये है स्विट्जरलैंड की। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग खुद एक देश है, इसकी राजधानी क्या है? लग्जमबर्ग सिटी। मैड्रिड, ये बहुत पूछा जाता है, ये किसकी राजधानी है? स्पेन की, स्पेन, स्पेन की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारियों में लाल हृदय कण कहाँ है? यानी कि RBC, इनका निर्माण कहाँ होता है बताना है। यकृत में, तिल्ली में, अस्थि मज्जा में या वृक्क में? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, इनका कार्य क्या है हीमोग्लोबिन का? इसका कार्य है ऑक्सीजन की परिवहन करना, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य। ध्यान रखना, ये पहला राज्य। भारत में अभी तक किसी भी राज्य ने ये अवार्ड नहीं जीता था, पहला राज्य एक बना है भारत का तेलंगाना, ये अवार्ड जीतने वाला। ये द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये कहाँ दिया गया? लंदन में।
द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लंदन में ये पुरस्कार दिया गया है। तेलंगाना को पहली बार ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब की गई थी? सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 में। इसमें 8 सदस्य हैं, सदस्य देश, ठीक है, 8 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय महत्वपूर्ण है। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू कहाँ? नेपाल। इसमें 8 सदस्य देश हैं। अक्सर देशों के नाम पूछता है कि कौन सा सदस्य नहीं है। खास तौर से देखो, एक क्वेश्चन इससे बहुत बनता है, म्यांमार के बारे में पूछता है, क्या म्यांमार इसका सदस्य है या नहीं है? तो अक्सर लड़कों कंफ्यूज होते हैं, इसका सदस्य देश म्यांमार नहीं है। कौन कौन से 8 देश हैं ध्यान रखना, हम आपको लिखवा दे रहे हैं, लिख सकते हैं आप। पहला इसमें अपने भारत से ही शुरू करते हैं। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के बाद नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 8 देश, ठीक है। म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है, जो कि अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। सार्क का कौन सा सदस्य देश नहीं है? 4 ऑप्शन देंगे, उसमें एक म्यांमार भी देगा। जो 3 मतलब सदस्य होंगे वो म्यांमार उसका सदस्य नहीं होगा। ये क्वेश्चन कई बार बना है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 64, 75, 80, 70। उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 80। और राज्यसभा ये कितनी है? 31। कितनी है? 31, ठीक है। एक चीज और बताओ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कितने क्षेत्र हैं? विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 403। और विधान परिषद में, सारे नोट कर लो, विधान परिषद कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, समझ रहे हो, एकदम फोड़ देना है। विधान परिषद में कितनी है सीटें? 80। लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? ये क्वेश्चन सच में पर्सनली बता रहे हैं हम, ये क्वेश्चन हमने कई एग्जाम दिए उसमें पूछा जाता है, कई पूछा गया। यहाँ ऑप्शन बस अंतर, मतलब उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता ऐसे पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे। तो ये डाउट हमेशा के लिए कंफर्म, एकदम क्वेश्चन क्लियर कर लो। कौन सा सीमावर्ती राज्य है इसमें पूछा है, तो उत्तर प्रदेश में किस राज्य की सीमा मतलब लगती है? पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश से सीमा कौन लगाता है? राजस्थान। बाकी पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ये उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगाते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अगर आप चाहें तो वो 8 राज्य हम लिख देंगे तो आप नोट कर सकते हैं। पहला क्या है? उत्तराखंड। दूसरा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तीसरा है हरियाणा। चौथा है राजस्थान। 5वां है MP यानी कि मध्य प्रदेश। 6वां है छत्तीसगढ़। 7वां कौन सा है? झारखंड, ठीक है। और 8वां कौन सा है? बिहार। ये तो 8 राज्य हैं। 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली, UT, दिल्ली। ध्यान रखना, इनसे सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती? पंजाब से नहीं लगती, पश्चिम बंगाल से नहीं लगती और महाराष्ट्र से नहीं लगती। 1 UT है। और एक देश और है, एक देश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, वो है नेपाल। नेपाल से भी सीमा लगाता है, यहाँ लिख लो देश। एक देश है कौन सा? नेपाल।
ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है इनसे। तो ये था हमारा आज का सेशन। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन थे, लाजवाब प्रश्न थे। यकीन मानो ये प्रश्न वो प्रश्न थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। आप इनको एकदम मतलब बड़ी बड़ी अक्षरों में एकदम लिख के रख लीजिए, समझ रहे हो। हाँ, ये अक्सर तुम देख लेना, यूपी पुलिस में इस बार हमारे इस प्रैक्टिस सेट से देखना कितने क्वेश्चन फंसते हैं। और ये मैं दिखाऊंगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट के सहित कि देखो हमने ये अपने प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करवाए थे। 38 क्वेश्चन आने हैं जीएस के। 38 में से देखना तो बहुत सारे प्रश्न सीधे से सीधे हमारे प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलने वाले हैं 100%। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।